सबसे फर्स्ट ये बोलना है कि सबने अपने अपने कॉपीज देखा, अभी जो दी आपको कॉपी, असाइनमेंट कॉपी है ना, अपने अपने रिमार्क पे आप लोग क्या करोगे, फोकस करोगे। सबने बहुत अच्छा लिखा है ना, एकदम इम्प्रेसिव, चाहे वो देखकर लिखा हो चाहे बिना देखे, है ना, ये आपके ऑनेस्टी के ऊपर है कि आपने कैसे लिखा, देख के लिखा या बिना देखे। बट जो अप्रिशिएट करने वाली चीज थी वो ये कि हर किसी ने लिखा, ठीक है, तो एफर्ट्स मैटर्स है कि नहीं, तो वो चीज सबकी बहुत अच्छी। दूसरा जो पुराने बच्चे हैं, है ना, जो साइंस का पेपर और अभी सोशियोलॉजी के पेपर में जमीन और आसमान का फर्क एक्चुअल में दिखाई दिए, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर विजय क्रांति, वेरी गुड। तुलसी, प्रियंका, पायल, आपका बेटा देखा नहीं है ना अभी, आपका भी, सबका पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो आपके रिमार्क है उसमें आपको फोकस करना है। लिख तो रहे हो, बहुत अच्छा लिख रही हो, नो डाउट, लेकिन अच्छे को भी सबसे अच्छा कैसे बनाना है, बेस्ट को आपको क्या बनाना है, बेस्ट केस बनाना है कि नहीं, कि भैया रह जाना है मिडिल में। हाँ, मिडिल में रहना है तो एफर्ट्स मत मारना, है ना, और अगर हाई में जाना है और अच्छा करना है तो मेरे रिमार्क पर फोकस करना, क्योंकि टाइम का तो मेरे को समझ में आ गई कि हर कोई एक पर्टिकुलर टाइम में लिखने के लिए कैपेबल हो पा रहे हैं, लिख पा रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, लेकिन जो आपके रिमार्क है, जो एग्जाम्पल्स है, हर बार बोलती हूँ कि एग्जाम्पल्स दो। अगर मैं भी आपको समझा रही हूँ, अगर मैंने बोल दिया अचीव स्टेटस, ठीक है, जो चीज मैं अचीव करती हूँ या फिर जो हम अचीव करते, तो क्या सिर्फ बोलने से समझ में आ जाएगा? अनटिल और अनलेस आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो क्या समझ में आएगा क्या? इसीलिए एग्जामिनर को भी जो चेक कर रहे हैं आपके कॉपी, उनको भी तो भैया एग्जाम्पल दो। और एग्जाम्पल किन प्रकार के एग्जाम्पल? हाँ, कुछ इतने मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं कि यहाँ के जो एग्जाम्पल है जो हमने दिए वही तुरंत कॉपी कर दिया, ठीक है, उसको ही कॉपी कर दिया, ठीक है, मतलब अपने तरफ से जीरो एफर्ट, ठीक है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप है ना, जियो आईएएस के हम स्टूडेंट हैं, इन ग्रुप जियो आईएएस के हम स्टूडेंट नहीं है, आउट ग्रुप। अब यही चीज को आप ये इमेजिन करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्या आप ऐसा एक्सप्लेन करने वाले हो? इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जियो आईएएस देन आई एम इन ग्रुप। हाँ, मैंने क्या बोला, सबने बहुत पहले तो लिखा, लेकिन एग्जाम्पल्स के ऊपर कृपया थोड़ा फोकस कर। हाँ, कैमरामैन फोकस करता है आपकी फोटो के ऊपर, तो आप अपने एग्जाम्पल्स के ऊपर में फोकस करेंगे। बाकी लिखा सबने बहुत ज्यादा बेहतरीन है, वेरी इंप्रेसिव, ठीक है, एक क्लैप अपने स्वयं के लिए कर लो थोड़ा, चीयर्स टू यू ऑल, ठीक है। अब देखो, दो लोगों का नाम ले लो, उनके पेपर से करते हैं, ये कंपटीशन की भावना डालने के लिए नहीं है, मैंने क्या बोला था, हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन, जिसका भी नाम लूंगी आपको ये देखना है कि उसके में और आपके पेपर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वंशिका, वेरी इंप्रेसिव, मतलब वो बंदी ने हर एक, कैसे लिखा उसने बताओ तुमको, जैसे अचीव स्टेटस लिखा उसने लिखा, फिर उसने उसका एग्जाम्पल दिया, तो वही तो मेन है, एग्जाम्पल ही तो मेन। और सबसे ज्यादा अगर क्या करना चाहिए, उसको प्रोग्रेस किसी में दिखाए तो वह विजय क्रांति, बहुत बढ़िया। तुलसी का काफी अच्छा था, प्रियंका का काफी अच्छा था, मैंने साइंस का भी पेपर आप लोग का देखा हुआ, तुम्हारा राशि सबका देखा हुआ, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो इसमें हुआ है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गूगल से देखकर लिखो या ना लिखो, ठीक है, छापने में भी दिमाग चाहिए रहता है, ये बोल रही हूँ कि आप एग्जाम्पल्स पुट करो, जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ में। और एग्जाम्पल भी कैसे एग्जाम्पल, हाँ, मैडम ने जो बोल रही हो छाप लेने का, जब नहीं समझ में आए तब यू हैव टू डू दैट, समझ में आ रही है बात? एग्जाम में अगर नहीं समझ में आया, मेरा कोई एग्जाम्पल याद आ गया तो आप, ठीक है, लेकिन अभी तो आपके पास टाइम था, आपको अपने एफर्ट्स थोड़े कुछ लगाने हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? नोट्स आपने देखा, आपने नहीं भी देखा हो तो मैं एक चीज बोलूंगी कि नोट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने जो प्रोवाइड करा है, प्लीज आप उसी को पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पर मैंने बनाया है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, उसको उतना पढ़ लिया तो बहुत हो जाता है, बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़े। एक थोड़ा सा मैं तुमको सरप्राइज गिफ्ट दूं, एक सरप्राइज गिफ्ट मेरे तरफ से, क्योंकि 3 दिन की क्या हो गई, छुट्टियां है कि नहीं, तो छुट्टी का गिफ्ट, फ्राइडे टेस्ट, ये आपकी छुट्टी का गिफ्ट, ठीक है। अब टाइम देने का हक किसका, मेरा या आपका? मेरा, ठीक है, 45 मिनट्स मिलेगा। This test can vary either in Friday or on Sunday or on Monday, ठीक है। तो
फ्राइडे को आपका एक टेस्ट होगा जो कि होगा कितना 45 मिनट्स। कितना मिनट्स है? 45। कितने क्वेश्चंस हैं? कितने हैं? अब बोलोगे पॉसिबल है? पॉसिबल है आपके लिए? नहीं भी है तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कराया है साइंस से, बोला था ना स्टॉप वॉच लगाने को, बोला था ना, तो वहां से आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 9 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चंस में 3 सेक्शन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, ठीक है, और 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। टोटल हुए आपके 40 मार्क्स। बात समझ में आ रही है? गिन लो भाई, 40 ही हुए। हाँ 4 5 6 दिया, इतना तो है। ठीक है, तो 40 आपका मार्क्स रहेगा। ठीक है, 9 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 45 आपका मिनट रहेगा। ठीक है, तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से आप सभी को। अब इसमें आपको हर किसी को पता है कि 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 4 मार्क्स के लिए कितना लिखना है और 8 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। देखा हुआ है पेपर सबने? ठीक है, आप लोग ने भी देखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन, नहीं देखा तो बता देते। 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप सिलेबस क्या है वो भी बता देते हैं, कहाँ तक के पढ़ना है, जितना थर्सडे तक पढ़ा है पूरा। हाँ ऐसा करना है, पढ़ लो जी सबका सब, बताओ भी जल्दी कहाँ तक के देना है, एक इच्छा तुम्हारी, जल्दी बताओ। आई लाइक क्विक रिएक्शंस। फ्राइडे टेस्ट रहेगा, 45 मिनट्स का रहेगा, 9 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के सिंपलीफाई कर देते हैं। सोशियोलॉजी से पढ़ाया है आपको, सोशियोलॉजी से लेकर के रिलीजन तक, उसके बाद का मैं कुछ भी नहीं बोल रही। सोशियोलॉजी से लेकर के रिलीजन तक का, मतलब कल तक का पुरुषार्थ अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ रिलीजन, उतना आपको टाइम दे रहे कि आप प्रिपेयर कर सको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको भी बात समझ में? श्रृंखला, राशि, रंजिता, जागृत, विकास, टेस्ट होने वाला है आपका फ्राइडे को। ठीक है, 45 मिनट्स का रहेगा, 40 मार्क्स रहेंगे, और कैसा डिवीजन होगा वो भी आपको बता दिया। ठीक है, और सोशियोलॉजी से लेकर के रिलीजन तक का रहेगा जितना भी सिलेबस है। समझ में आई बात? वही तो बोल रहे हैं, कल तक आ जाएंगे रिलीजन में, वही तो बोल रहे हैं क्या, कल तक आ जाएंगे रिलीजन में। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगर सबका कुछ डाउट हो या ना हो। समझ में आ गया? क्लियर? हाँ अभी नहीं है, फ्राइडे को है टेस्ट, तो अभी क्या करना है, आराम नहीं करना है, पढ़ना है आपको घर जाके। ठीक है, चलो अभी तक क्या अपन ने क्या देखा था, व्हाट वी हैव सीन अप टिल। हाँ, सोशलाइजेशन देखा था कि सोशलाइजेशन होता क्या है, क्या होता है सोशलाइजेशन। क्या होता है सोशलाइजेशन, जो है वो एक लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, कि फ्रॉम द बर्थ, कि जब आप बच्चे रहते हो से लेकर के पूरा आपकी जितनी भी एज, जितना भी आपका क्या लाइफ स्पेन है, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें आप कैसे करते रहते हो, सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ लर्निंग की प्रोसेस चलती रहती है। तो उसी को क्या बोला था हमने, सोशलाइजेशन, अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसी को ही तो बोला था। ठीक है, सोशलाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं मैंने आपको वो भी बताया हुआ। ठीक है, और क्या बताया था कि सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब आज हम लोग को देखना है क्या एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि सोशलाइजेशन के लिए कौन कौन से मेन एजेंट्स है। जैसे कि एजुकेशन के बारे में आपको बता रखा था, एजुकेशन बताया था ना कि एजुकेशन का काम क्या होता है, सोशल इंटीग्रेशन करने का, अलग अलग लोग सबको एक दूसरे के साथ में जोड़ने का। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बोला था, इनोवेशन बोला था कि नहीं बोला था, हाँ ना कुछ बोलो। ठीक है, तो ये सब आपको किसके बारे में बताया था, एजुकेशन के बारे में बताया था। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर में एजुकेशन के बारे में बताया था। 3 दिन की छुट्टी हुई है, हमने बढ़िया से सोया है। ठीक है, अब आप पढ़ने वाले क्या, हाँ
क्या पढ़ा है? ठीक है, फैमिली मतलब क्या? और वापस से बोलेंगे आई लाइक व्हाट? हाँ, आई लाइक व्हाट? आलू पोहा? हाँ, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, आई लाइक क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो जितने जल्दी रिस्पॉन्स करेगा क्या होगा, उतना अच्छा होगा, चॉकलेट मिलेगा। कल से चॉकलेट का डब्बा लेकर आओ। ठीक है, जो जितने जल्दी देगा आंसर उसको उतना ज्यादा चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली कल से आपको चॉकलेट बांटेंगे। अभी बताओ फैमिली होती क्या? भैया परिवार परिवार बोलते रहते हो, सोचने में काहे टाइम लगाते हो? बोलो। पीपल्स होता है जिसमें कि लोगों के एक कॉमन गोल्स होते हैं और वो लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उनमें। हाँ ठीक है, देखो अपन ने प्राइमरी ग्रुप पढ़ा था, पढ़े थे प्राइमरी ग्रुप। देखो जितना भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, लर्निंग का आपका प्रोसेस है, मैंने क्या बोला था, फैमिली आपका क्या होता है? सोशलाइजेशन का पहला एजेंट होता है। ठीक है, पहली एजेंसी जो समाजीकरण की तरफ आपको लेकर जा रही है वो क्या थी? आपकी परिवार का, फिर आपकी फैमिली थी। तो फैमिली को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, कंसेप्ट पढ़े तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस बताया था, ऑन द बेसिस सोशल ग्रुप के अंदर में ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप पढ़ेंगे। प्राइमरी में क्या था भैया? फेस टू फेस कॉन्टेक्ट हो रहा था। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं फैमिली या फिर परिवार की बात करती हूँ तो ये भी क्या है? ये भी तो एक सोशल ग्रुप है। क्यों सोशल ग्रुप? समाज से जुड़ा हुआ है, दो या फिर दो से ज्यादा लोगों से बना हुआ है, एक इंटरेक्शन हो रहा है। प्राइमरी इसीलिए है क्योंकि वो क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन है, लोगों में रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। फैमिली आर जनरली स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं। बात समझ में आई? तो अगर मेरे को फैमिली का डेफिनेशन देना रहेगा तो मैं कैसे दूंगी कि फैमिली से ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है। ठीक है, साथ ही साथ मैं दूसरा वर्ड बोल रही हूँ, कॉमन रेसिडेंस। क्या कर रही हूँ? कॉमन रेसिडेंस से मतलब क्या? सब एक जगह। क्या बात है, आजकल मन भी पढ़ने लगे। ठीक है, देखो फैमिली जो है वो है जहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब लोगों का समूह है। ठीक है, उसके बाद कॉमन रेसिडेंस। कॉमन रेसिडेंस का मतलब होता है जहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अपना आधार कार्ड देख लो। आपके आधार कार्ड में अगर आप देखेंगे, फोटो देखने नहीं बोला किसी को, ठीक है, उसका पीछे का पार्ट मतलब कि आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर्स नेम जो होता है, वहां पे आप एड्रेस देखोगे तो आपका एड्रेस पर आपके फैमिली मेंबर का एक ही जगह में जो रहते हैं सबका एड्रेस सेम रहता है, रहता है। दूसरा मतलब क्या हुआ? कॉमन रेसिडेंस। इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्यों बोल रहे हैं? इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? इकोनॉमी मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक डिमांड एंड सप्लाई बताया था तुमको। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब क्या? कोऑपरेशन मतलब क्या? हाँ, एक साथ मिलकर रहना या फिर एक साथ कोई काम को करना, वही होता था कोऑपरेशन। ठीक है, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट था तो क्या करते थे? सब लोग ने हिस्सा बंटवारा कर दिया था कि मैं ये करूंगा तो वो करना, तो क्या था वो? कोऑपरेशन। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या? इकोनॉमी का कोऑपरेशन मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब मैं ये बोलूं कि सबने, जैसे कि सपोज एक फैमिली है, ठीक है, उसमें फादर जो है उनका अर्निंग अलग होगा, अलग हो सकता है। सपोज उनका बिजनेस, बेटा है वो हो सकता है जॉब कर रहा है, उसका अर्निंग अलग, बेटी है तो उनका अर्निंग अलग, और मदर है अगर वो हाउस वाइफ है तो उनका काम क्या रहेगा? वो सबका क्या रहेगा? हाउस वाइफ है तो हाँ, सबसे बड़ा काम तो उसी का है, मैनेजमेंट का काम। ठीक है, जो कि एक इजी टास्क नहीं है। ठीक है, और अगर वो मदर जो है वो वर्किंग वूमेन है तो फिर क्या हो जाएगा? उनका भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा। मतलब कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन से मतलब है कि सबने क्या किया हुआ है? अपने अपने कुछ कुछ पैसे या अपने अपने कुछ कुछ हिस्सा क्या दिया हुआ है उस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ये मान सकती हूँ, नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, सबने देखा होगा, है ना? होता है ना फैमिली में कि सब लोग क्या करते हैं, जो भी अर्निंग रहता है उसका कुछ शेयर या कुछ पार्ट क्या करते हैं अपने फादर, और अगर ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर को जाके देते हैं, वो हमारा है। तो आप उस मतलब जैसा भी आपको डिवाइड करना है पैसा, क्या करिए
डिवाइड कर, होता है नहीं होता है, कुछ नया सा चीजें बता दी क्या आपको। ठीक है, तो देखो फैमिली का मतलब आप क्या समझे उससे, क्या समझे फैमिली का मतलब। सबसे पहले फैमिली का मतलब ये समझे कि वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक सोशल ग्रुप, साथ ही साथ वो क्या है, एक प्राइमरी सोशल ग्रुप। ठीक है, अब देखो वो सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। हाउ इंस्टीट्यूशन, हाँ इंस्टीट्यूशन, हाँ इंस्टीट्यूशन होता क्या है, थोड़ा तो रिकॉल करो, मेरी तो क्या हो गई बुद्धि थोड़ी सी लेफ्ट आउट हो गई है। हाँ, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन, संस्था जिसको बोलते हैं, जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो फैमिली कभी एंड नहीं हो। ठीक है, वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया भैया, इंस्टीट्यूशन का है बाय कम्युनिटी। देखो क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में क्या था, हर कोई जो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है वो सब, हाँ फैमिली मैरिज सब सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर मैं बात करूँ आपके फैमिली की, तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। क्यों, क्योंकि जिसमें आप जन्म लोगे, ठीक है, जिसमें आप जन्म लोगे उसको आप बोल नहीं सकते हो कि ये मेरी फैमिली नहीं है, यू कांट डिनाई दिस फैक्ट। पहला ये, दूसरा क्या चीज होगा, दूसरा क्या चीज है कि ये सोशल ग्रुप भी है। सोशल ग्रुप में भी कैसा सोशल ग्रुप है, प्राइमरी सोशल ग्रुप। ठीक है, दूसरा ये ग्रुप ऑफ पीपल है, तभी तो सोशल ग्रुप है। चौथा कॉमन रेसिडेंस, क्या है, कॉमन रेसिडेंस। पांचवा इकोनॉमिक, क्या मेरी बात आपको समझ में, क्या है फैमिली, क्या है परिवार। हाँ चलो, अब मेरे को बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फैमिली के, गुण, विशेषताएं क्या होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट, क्या आपको समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, रंजिता, जागृत, सबको समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, चलो अब बताओ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। हाँ ठीक है, एक मिनट, यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन में बता दिया, और कुछ यूनिवर्सल है, और क्या है, परमानेंट इन नेचर है क्या, परमानेंट है नहीं है, यूनिवर्सल कैसे है, परमानेंट कैसे है, मेरे को एक बात बताओ। हाँ प्राइमरी सोशल ग्रुप है, वो मैंने सबको बता दिया कि वो क्या है, प्राइमरी सोशल ग्रुप। और प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या होता है वो भी आपको पता है, ये ओल्ड फिनोमेना है, ठीक है, और क्या है, क्लोज। अब बताइए मुझे इसका क्लोज। अब देखो द वेरी फर्स्ट पार्ट यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये है कि हर एक जगह आपको फैमिलीज दिखेंगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो वेस्ट में, हर जगह फैमिलीज एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों यूनिवर्सल है, क्योंकि वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, परमानेंट है। व्हाई इट इज परमानेंट, बताओ क्यों है वो परमानेंट। परमानेंट से मतलब क्या होता है, हाँ चेंज नहीं होगा, हाँ परमानेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होगा। फैमिलीज परमानेंट है मतलब हम अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली नहीं, वो क्लोज का कांसेप्ट है, वो है उसका concept। कि वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्या होगा, वो आगे बढ़ते रहेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर एक फैमिली, अगर सपोज अगर एक फैमिली अगर क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, फिर भी फैमिली का कंसेप्ट कहीं से भी खत्म नहीं होने वाला है, इसीलिए वो क्या है, परमानेंट है। ठीक है, अब आपको बताया था सोशल ग्रुप के अंदर में क्या बताया था, दो चीज बताया था, क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस में अगर आप देखोगे तो क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशल ग्रुप। तो प्राइमरी सोशल ग्रुप कैसा था भैया, जिसमें फेस टू फेस कांटेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, स्मॉल इन साइज हो। तो भैया हमारा फैमिली भी क्या है, वो भी तो एक प्रकार का क्या है, प्राइमरी सोशल ग्रुप है, नहीं है। 3 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले वो क्या है, पहले वो क्या है, यूनिवर्सल है। दूसरा वो क्या है, परमानेंट इन नेचर। तीसरा वो क्या है, प्राइमरी सोशल ग्रुप। 3 चीज समझ में।
अब देखो वो ओल्ड फिनोमेनन है, मतलब क्या? ओल्ड है बोलो या फिर इसको बोलो एंशियंट है, मतलब ये कि फैमिली का जो कल्चर है या जो फैमिली वर्ड है वो क्या बहुत एंशियंट है ना, परिवार में वो बहुत एंशियंट, वो आज का कुछ ऐसा नया फिनोमेना नहीं है कि अभी अभी फैमिलीज होने लगी, नहीं, बहुत पहले भी फैमिलीज हुआ करती थी, ठीक है, अरेंज हो चाहे अनअरेंज हो उसका बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कंसेप्ट बहुत पुराना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि वो क्या है, एक एंशियंट कंसेप्ट, बहुत पुराना कंसेप्ट है फैमिली का, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, क्लोज्ड ग्रुप, तुलसी जो तुम बोल रहे थे, क्या कि फैमिली में आप, अगर मैं बोलूंगी कि मेरे को तुम्हारी फैमिली में आना है, हाँ, मुझे भी उसका मेंबरशिप दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, until and unless I get married, है कि नहीं बात तो सही, until and unless you get married, है ना, तब आपको क्या मिलती है, उस फैमिली की मेंबरशिप मिलती है। बात समझ में आ रही है कि क्यों उसको क्लोज ग्रुप बोला? ओपन ग्रुप क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बोलूं एसोसिएशन इज एन ओपन ग्रुप, ठीक है, एसोसिएशन इज एन ओपन ग्रुप, तो क्यों ओपन ग्रुप है? क्योंकि उसमें कोई भी जा सकता है, जैसे लेबर यूनियन है तो वहां पे कोई भी जो भी लेबर है वो वहां पे जा सकता है, टीचर्स का अगर ग्रुप है तो वहां पे भी टीचर्स जा सकते हैं, क्योंकि उसकी मेंबरशिप कैसी रहती है, वॉलंटरी रहती है। ओपन है मतलब क्या कि यू आर अलाउड टू कम, आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन क्लोज है इसका मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि दूसरे की फैमिली में आप एंटर नहीं कर सकते, क्राइटेरिया में बताया कब एंटर कर सकते। बात समझ में कि क्यों क्लोज, यूनिवर्सल क्यों, सब चीज बताते हैं। अब यहाँ पे देखो डायनेमिक, डायनेमिक मतलब क्या होता है? हाउ, कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है ठीक है, वो क्या होगा, वो एक ट्रांजिशन है कि पहले जो है वो जॉइंट फैमिली का कल्चर था, आज जो है न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है, ठीक है। लेकिन डायनेमिक में मैं ये भी तो बोलती हूँ कि किसी की डेथ हो सकती है और कोई जो है न्यूबॉर्न आ सकता है, मतलब कि वो क्या है, एवर चेंजिंग है, हमेशा वो चेंज होते रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि क्या होता है? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसी क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। फैमिली को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? फैमिली को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आप देखोगे वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। रेसिडेंस के बेसिस पे दो प्रकार के क्या है, मैट्री लोकल और पेट्री लोकल। अब बताओ मैट्री लोकल और पेट्री लोकल से क्या समझ रहे हो? रेसिडेंस मतलब क्या होगा, रहने की जगह, है ना, जहाँ पे रहते हैं कॉमनली, ठीक है। तो देखो एक है पेट्री लोकल, एक है मैट्री लोकल, ठीक है। तो क्या समझ रहे हो, पेट्री मतलब समवॉट रिलेटेड टू फादर, मैट्री मतलब क्या हुआ, समवॉट रिलेटेड टू मदर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पितृ एंड व्हाट, मातृ एक्चुअली, है ना। तो देखो जब भी कोई मैरिड कपल, ठीक है, अगर वो स्टे करते हैं किसके घर में, फादर के घर, किसके घर में, फादर के घर में, तो वो क्या हो जाएंगे, पेट्री लोकल। और अगर वो मदर के घर पे रहते तो क्या हो जाएंगे, अब देखो इस बार मैंने क्या किया है, आपके लिए ट्विस्ट, ठीक है। क्या ट्विस्ट है कि डेफिनेशंस में बताऊंगी, एग्जांपल आप लाएंगे, ठीक है, एग्जांपल्स आपको लाना ताकि थोड़ा एफर्ट्स आपका भी पुट हो, है कि नहीं तो क्या करते हैं, हमने जो बताया वो एज इट इज छाप देते हैं, जीरो एफर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस की अगर बात करते हैं तो दो है, क्या है, एक पेट्री लोकल और एक मैट्री। पेट्री जहां पे भी आएगा तो ये याद रखना है कि जो विवाहित जोड़ा होता है, मैरिड कपल, अगर वो फादर की फैमिली में जाकर रह रहे हैं तब उनको क्या करेंगे, पेट्री लोकल। अगर मदर की फैमिली में जाकर रह रहे हैं तब क्या होगा, मैट्री लोकल। बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, लीनेज। लीनेज मतलब क्या, वंश जिसको बोलते हैं, है ना। लीनेज मतलब क्या, वंश,
लीनेज, हायरार्की, ये सब एक ही चीज है, डिसेंट सभी चीजें वापस से सेम वही पैट्री लीनियर और मैट्री लीनियर मतलब क्या हुआ भाई, बहुत इजी कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी समझो। प्रॉपर्टी है उसके साथ फादर से रहेगी तो प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है। बताओ आगे प्रॉपर्टीज अगर छोड़ दें तो देखो, अगर मैन इज द हेड ऑफ फैमिली तब हो जाएगा क्या, पैट्रीलिनियर, और अगर विमेन इज द हेड ऑफ फैमिली तब क्या होगा, मैट्रीलिनियर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको नोट्स बहुत शानदार तरीके से मिल जाएंगे, है ना? वो लेट हो जाता है। हाँ वो बात सही है, हिंदी ट्रांसलेट वाला काफी लेट होता है। ठीक है, तो अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी थोड़ा फोकस। पैट्रीलिनियर मतलब क्या हुआ कि अगर मेन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है तब उनको क्या बोलेंगे, पैट्रीलिनियर। और मैट्रीलिनियर मतलब जब विमेन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। लिख लिया सबने, क्या आगे बढ़े? फिर देखो, पहला तो था ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज, अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीसरा पार्ट है, क्या होगा भैया साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे? जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, जॉइंट फैमिली क्या होती है और न्यूक्लियर, जिसको क्या बोलते हैं, संयुक्त और एकल फैमिली बोलते हैं, है ना? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो जॉइंट का मतलब ही क्या होता है? हंसी क्यों बोला? हाँ कुछ गलत बोला? हाँ ठीक है, चलो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। देखो न्यूक्लियर फैमिली और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल फैमिली बोलते हैं, जिसमें कौन रहते हैं, मदर फादर और उनके चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर जो आपकी जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली जुड़ी हुई रहती है, तभी तो जॉइंट है। बात समझ में कि कैसे रहेंगे, दादाजी दादी जी, फिर उसके बाद मदर फादर उनके बच्चे, चाचा चाची उनके बच्चे, ये क्या हो गए, ये जॉइंट फैमिली। बात समझ में आई कि क्या जॉइंट फैमिली और क्या न्यूक्लियर फैमिली? एक क्या बोला, एक्सटेंडेड फैमिली। क्या होता है किया, जिसने बोला वो बताएगा आंसर। चलो ज्यादा जॉइंट का भी और एक्सटेंडेड किसको बोलते हैं, जॉइंट का भी और बड़ा फैमिली, सबसे बड़ा फैमिली ही जॉइंट फैमिली होता है। एक्सटेंडेड का कांसेप्ट है कुछ समझ में, तो लिखिए आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, व्हाट इज एक्सटेंडेड फैमिली? अनमैरिड से है सबसे एक्सटेंडेड फैमिली होती क्या है? ठीक है, आपको पढ़ना तो ही है, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आप देख सकते हैं, उसमें अनमैरिड का कर सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। हटाओ, ठीक है, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा एक है जॉइंट फैमिली, एक है क्या, न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होते थे, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली मिल जाए तो वो क्या हो जाती थी, जॉइंट फैमिली। और वहीं पर न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जैसे कि मदर फादर और उनके चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स, मतलब सदस्यों के बीच में रिश्तेदार रिलेशनशिप। ठीक है, ये तीसरा था। चौथा देखो रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स। अब बताओ कैसे कैसे रिलेशनशिप हो सकती है? कॉन्जुगल और कैसे हाँ इसी का है क्या? नहीं मैं पूछ रही हूँ तुमसे, क्या बोलते हैं उसको? कंसेंगुइनल। ठीक है, कंसेंगुइनल मतलब ये होता है कि ऐसा रिलेशनशिप जो कि मैरिज से क्रिएट हुआ हो, कंजुगल। ठीक है, कंजुगल मतलब क्या होगा, ऐसा रिलेशनशिप जो कि किससे क्रिएट हुआ हो, मैरिज से। जैसे मैंने क्या बोला कि वैसे तो फैमिली एक क्लोज ग्रुप होती है, लेकिन अगर आपके मैरिज होती है तो आप क्या बन जाते हैं, अपने हस्बैंड की फैमिली के भी मेंबर बन जाते हैं, या फिर जो हस्बैंड है वो क्या बन जाए, वाइफ की फैमिली का मेंबर बन जाता है। तो कंजुगल मतलब क्या होता है कि जो
विवाह के थ्रू या मैरिज के थ्रू जो रिलेशन क्रिएट हुए होंगे बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है, परिवार के सदस्यों के बीच विवाह के द्वारा जो रिलेशंस बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, conjugal, ठीक है। अब एक है क्या, कंसेंट। अब इसका मतलब क्या, जो आपको किससे मिला हो, डिसेंट से, मतलब कि ये वंशावली जो बोलते हैं ना, जैसे पेरेंट है और सन है, हम एंसेस्टर का कंसेप्ट बोलते हैं, पूर्वज बोलते हैं, तो उनसे जो हमको मिला हुआ, जैसे एक एग्जांपल बताया, फादर और सन, ये क्या हो जाएगा आपका कंसेंग्युइनल, क्यों, क्योंकि डिसेंट से मिला है, ठीक है, आपके एंसेस्टर के थ्रू मिला है, ठीक है। एंसेस्टर और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो कंजुगल आपको बताया वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अगर मैरिज हुआ है तो जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंजुगल। बात समझ में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। जी ठीक है, अब देखो, द लास्ट डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ क्या है, मेल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मोनोगैमस एंड पॉली। मोनो मतलब क्या होता है, और पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मोर देन वन। तो देखो, मोनोगैमस मतलब क्या होगा, एक हस्बैंड एक, ये क्या होगा, मोनोगैमस। लेकिन जो पॉलीगैमस है, मतलब एक हस्बैंड की शादी, एक लड़की की शादी एक ही लड़की से होना, ठीक है, वो होता है क्या, मोनोगैमस, ठीक है। पॉलीगैमस में भी दो प्रकार होते हैं, जैसे कि पॉली, हाँ, पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी, ऐसी होता है। पॉलीगाइनी होता है, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है, देखो लिख लिया है सबने, देखो पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है कि वाइफ एक है बट हस्बैंड बहुत सारे, वाइफ एक है बट हस्बैंड बहुत सारे, उनको क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीगाइनी मतलब क्या होंगे कि एक हस्बैंड एंड मेनी वाइफ्स। बात समझ में आ रही है, ये कंफ्यूजन है, लिख लोगे। पॉली मतलब क्या था, पहले ये समझ लो, पॉली मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे। पॉलीएंड्री अगर बोल दे तो इसका मतलब क्या कि एक वाइफ है और हस्बैंड बहुत सारे, ठीक है। और पॉलीगाइनी बोल दिया मतलब क्या कि हस्बैंड वन है और वाइफ बहुत सारे। क्या ये बात मेरी आपको समझ में आई, ठीक है। एग्जाम्पल ढूंढने का काम किसका, हाँ, चलो एक बार कोई रिकैप कर ले थोड़ा सा फैमिली को, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ द फैमिली, ठीक है। आज सबसे पहले क्या पढ़ा कि फैमिली होती है, सबसे पहले क्या था, सोशलाइजेशन का प्रोसेस था, है ना। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, हम क्या हो गया, कुछ नहीं समझ आ रहा हमसे पूछ लो, हम तो विराजमान हैं। किसका क्यों हंस रहे हो भाई, देखो कितना एफर्ट्स लगा रहे, बोलो क्या, ठीक है, आ रहे हैं उस तक, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले थे हम कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, है ना, कि अगर सोशलाइजेशन हो रहा है तो उसके काफी एजेंट्स भी हैं। सबसे पहले हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया था फ्राइडे को, जो कि अब तक के आपके दिमाग से आउट भी हो चुका है, ठीक है। अब आज पढ़ना है आपको क्या, फैमिली, ठीक। फैमिली के बारे में अगर पहला डेफिनेशन आपको दे तो क्या है, फैमिली इज अ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में भी कैसा सोशल ग्रुप है, प्राइमरी सोशल ग्रुप। फिर उसके बाद एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, तभी तो सोशल ग्रुप है। कॉमन क्या है उसका, रेसिडेंस है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इतनी बात क्लियर। परिवार क्या है, अब मैं पूछूंगी तो बता दोगे, कोई और पूछेगा तो बता दोगे। अब उसकी क्या आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर फैमिली है तो फैमिली की विशेषताएं क्या,
सबसे पहले वो जो है यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर जगह में प्रेजेंट है। फैमिली इज प्रेजेंट ऑल ओवर, हर जगह वो प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, इट इज अ परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, परमानेंट क्यों है पता चल गया आपको, डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है, क्योंकि वो चेंज होते जा रहा है, किसी का एडिशन होना और किसी का लेफ्ट आउट हो जाना, ठीक है, डेथ हो जाना। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है बहुत सारा ही एंशियंट कंसेप्ट है। एंशियंट कंसेप्ट बताया था कि बहुत पुराना कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी से ही फैमिली की शुरुआत हुई। फिर दूसरा ये लास्ट पॉइंट कि इट इज अ क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप क्यों क्लोज, क्योंकि हर किसी का इसमें मेंबरशिप अलाउड नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली। की फैमिली को अगर मेरे को बांटना है तो मैं कैसे कैसे बांटूंगी। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे क्या थे, एक थे पेट्री लोकल और दूसरे थे क्या, मैट्री लोकल। पेट्री लोकल वो होंगे जब मैरिड कपल जो है कहाँ पे रहेंगे, फादर के घर पे, और मैट्री लोकल का मदर के घर पे। बात समझ में आ गई थी। द नेक्स्ट पार्ट वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज वंशावली। आपको बताएं कि दो होते हैं, क्या होते हैं, मैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलिनियल। क्या होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। हाँ, अगर मैन है हेड ऑफ द फैमिली तो क्या हो जाएंगे, और अगर वीमेन है हेड ऑफ द फैमिली तो क्या हो जाएंगे। तीसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली। एक फैमिली जो आपको ढूंढ के लाना है वो क्या है, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स। की जो परिवार में जो सदस्य है उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो पहला क्या था आपका कंजुगल, दूसरा क्या था कंसेंग्युइनल। कंजुगल का मतलब कि जो मैरिज से जो रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, दो परिवारों के बीच में जो संबंध बन रहा है वो क्या था, कंजुगल। और कंसेंग्युइनल का मतलब होता है जो आपको वंशावली, एक इंडिविजुअल का जो एंसेस्टर से जो भी रिलेशनशिप उसका होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो लास्ट ये बोल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मेल्स। ये दो प्रकार के, मोनोगैमस एंड पॉलीगैमस। मोनोगैमस का मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, मतलब एक बॉय जो है वो मैरी करेगा एक, बात समझ में आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है पॉलीगैमस। पॉलीगैमस भी दो प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है पॉली एंड। इसका मतलब क्या होता है कि विमेन एक है लेकिन, समझ में आई बात। पॉलीगाइनी को जस्ट उसका अपोजिट कर देना। अब समझ में आया, एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाते हैं। आगे बढ़े। अब द वेरी नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शंस ऑफ द फैमिली। अगर पढ़ रहे हैं कोई चीज तो उसका फंक्शन भी तो होना चाहिए। बताओ अब क्या है फंक्शंस ऑफ द फैमिली। फैमिली के क्या क्या फंक्शंस हैं। हाँ, और ट्रांसलेशन ऑफ कल्चर, हाँ, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, और एक अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और सब लोग क्या बोले थे, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ठीक, फिर और फाइनेंशियल, हाँ ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। और कुछ जो दिमाग में आ रहा है, हाँ, और कुछ, और क्या हो सकते हैं भैया फंक्शंस ऑफ अ फैमिली, कोई बता सकते हैं, कोई बता सकते हैं। लगता है मेरा मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है। हाँ, मेरा नेटवर्क का कनेक्शन शायद चला गया। सबसे पहले सबको पता है कि फैमिली इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब ये जो बच्चा है ना, उसको सबसे पहले क्या क्या
बच्चा है, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है ना, तो बच्चे को जो भी कल्चर सिखाने का काम है, सही गलत के बीच में डिफरेंस बताने का काम है, वो किसका रहता है? फैमिली के मेंबर्स का रहता है। तो अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन बोल सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि क्या है आपका? फैमिली फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। कल्चर का हर किसी को पता है कि कल्चर इज वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, जिसको क्या बोलते हैं हम? संस्कृति बोलते हैं। तो ठीक है, एक घर में अगर आप रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी ठीक है, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन भी ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा क्या? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता क्या है कि सब लोग जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, पैसे की वो। अब देखो, प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। एजुकेशन प्रोवाइड करता है फैमिली और वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं तो देखना, मदर जो है उनको क्या सिखाती है इनिशियल स्टेज में? इनिशियल स्टेज में ABCD, अल्फाबेट्स, अक्षर, ठीक है, चीजों को बोलना कि ये एप्पल है, ये कैट है, ये मम्मा है, ये पापा है, ऐसा बताते हैं ना। तो वो भी क्या होगा? इनिशियल स्टेज ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको कौन प्रोवाइड करती है? आपकी फैमिली। स्पेशलाइजेशन की बात नहीं करिए, क्या बोला है? इनिशियल स्टेज ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की प्रारंभिक जो शिक्षा बोलते हैं अपन, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है आपको? आपका परिवार, आपकी फैमिली। फिर उसके बाद क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग। और वोकेशनल ट्रेनिंग बोल, थोड़ा सा इतना जोर से बोलना है कि मेरे कान तक आवाज आ जाए। चलो भाई, मैम जो परंपरा होती है और उनको आगे ऐसा समझ, जैसे किस फॉर्म में परंपरा, मतलब कैसे? वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब आपको आता सब चीजें, थोड़ा तो उसको फ्रेम करो। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जैसे क्या परंपरा? जैसे मान लो एक कोई बिजनेस है ना, कोई बिजनेस है पर्टिकुलर फैमिली का, तो देखना बच्चे को थोड़े समय बाद क्या होती है? उसकी समझ होने लगती है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या? कि स्किल्स डेवलप करना। ठीक है, कोई अगर पर्टिकुलर फैमिली का कोई बिजनेस है तो बच्चे को वो चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को देखता रहता है। होती है नहीं होती है? ठीक है, तो उसी को क्या बनते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम बांट देते हैं, क्योंकि एक घर में भी अगर आप देखोगे तो सबके काम क्या है? बटे हुए, मदर की अलग, फादर के अलग, सबके काम अपने बटे हुए। तो इनिशियल स्टेज में ही डिवीजन ऑफ लेबर, काम को कैसे बांटते हैं और एक दूसरे के साथ में कैसे कोऑपरेट करते हैं, वही कौन सिखा देता है आपको? आपकी फैमिली। बात समझ में आई कि फंक्शन ऑफ फैमिली है क्या? ये समझ में आया? आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? वीडियो अटका? यस मैम, ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आपको जो पढ़ना है वो है क्या? आपकी जॉइंट फैमिली। 8 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आए हैं, 2 बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपके में 10 साल के पेपर में कि व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड डिस्क्राइब द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। बस इतना खत्म। किसी को भी ऐसे स्पेसिफिकली पूछा है ही नहीं अभी तक के कि फैमिली को डिफाइन करो या मैरिज को डिफाइन करो, ऐसा नहीं पूछे। एक ही क्वेश्चन था कि व्हाई फैमिली इज कॉल्ड एज द सोशल ग्रुप या फिर प्राइमरी सोशल ग्रुप क्यों कहा जाता है, बस एक क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी डीप स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, अब आता है क्या नेक्स्ट कंसेप्ट आपका? ज्वाइंट फैमिली के अंदर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ज्वाइंट फैमिली। तो बताओ ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? अभी तो तुमको पता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली होती है। एंसेस्टर जो रहते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन एंसेस्टर होते हैं। बताए ना, दादा, फिर पापा, चाचा, ऐसे कि कंटिन्यू क्या चले जा रहा है? एक लीनियज चले जा रहा है, एक हायरार्की चले जा रहा है। ठीक है, तो देखो ज्वाइंट फैमिली क्या है? सबसे पहले ये कि 2 या फिर 2 से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली से मिलकर जो बनती है वो क्या है? ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, फैमिली मतलब ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा और कॉमन रेसिडेंस रहेगा। यहाँ पे जो खास है वो क्या है कि एंसेस्टर भी
कॉमन, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। अब देखो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अब बताओ कि अगर जैसे फैमिली की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, वैसे ही जॉइंट फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सब लोग अपने आप को लेकर जाओ कोई पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली में, या जिसकी जॉइंट फैमिली वहां पर जाओ, ठीक है। आपको जाना कैसे है, हाँ, यहाँ से उठ के भागोगे क्या दिमाग से जाना है, ठीक है। वहां पर जाना और अज्यूम मतलब बताते जाओ कि होता क्या है जॉइंट फैमिली का कैरेक्टर। चलो बताओ क्या होता है जॉइंट फैमिली का कैरेक्टर देखकर आया जॉइंट फैमिली सबने, घूम कर आए। चलो अब वापस लौटो, जियो आइए इसमें। अब बताओ क्या है बेटा, वो तो फैमिली में भी हो रहा था, हाँ इसमें भी हो रही। खासियत क्या है, क्यों उसे जॉइंट फैमिली बोला है। म्यूचुअल कोऑपरेशन। एक फैमिली में म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होता है। कुछ हट के बताओ, जॉइंट फैमिली अगर बोला है तो ऐसा क्या खास है जॉइंट फैमिली में यार। यार शानदार है, ठीक है मेंबर्स आते हैं, और थोड़ा लेवल को बढ़ाना है थोड़ा। मैं बोली ना कुछ लोग इतने होशियार हैं, मैं जो बोलती हूँ उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कम्युनिटी में भी होती है, और हाँ कुछ अच्छा सोच रहे थे आप लोगों को। जॉइंट फैमिली में जो हेड रहता है फैमिली का वो एब्सोल्यूट रूलर है। इससे क्या तात्पर्य है और दीदी, कॉमन एग्जिस्टर है वहां तक भी ठीक है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना जॉइंट फैमिली में किसी एक की ही चलती है, वो अपन को बताते हैं कि अपन को करना क्या है हर किसी के लिए। एक फैमिली में देखो, एक फैमिली में जरूरी नहीं है कि मदर की चलेगी या फादर की, दोनों की भी म्यूचुअली चल सकती है, नहीं चल सकती है न्यूक्लियर फैमिली में, हाँ इट कैन हैपन। लेकिन जॉइंट फैमिली में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि एक हेड रहते हैं, उनकी ही चलती है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला तो ये, दूसरा सब जो है वो एक ही जगह में रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है उनकी, प्रॉपर्टी कॉमन है ना, कॉमन प्रॉपर्टी है। सब लोग देखना एक ही जैसे कल्चर को फॉलो करेंगे, एक ही जैसे कस्टम को फॉलो करेंगे, मतलब वर्कशिप करने का तरीका जो है वो क्या है, समान। ये फैमिली में भी होता है, नो डाउट ये फैमिली में भी होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या लेना है कि जो तो कहाँ थे हम लोग कि अगर जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हेड ऑफ द फैमिली इज द एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है। दूसरा चीज ये था कि भैया कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना, लोग जो है वो क्या होता है एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं प्रेजेंट। दूसरा क्या है, कॉमन मोड ऑफ वर्कशिप आप बोल सकते हो कि सब लोग का जो कल्चर रहता है, या फिर कह सकते हो जो पूजा करने का तरीका या किसी चीज को मानने का तरीका ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर इन नेचर। ये फैमिली में भी होता है, ठीक है, मान रहे। अब देखो उसके बाद क्या है, सेम वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, ठीक है। सब लोग जो है वो अपने अपने इनकम्स को लाएंगे और फिर एक फैमिली में क्या करते हैं, थोड़े अमाउंट में जो भी रहेगा वो क्या करते हैं, आदमी को जो बड़े रहते हैं घर उनको देते हैं, घर चलाने के लिए जो हिंदी वर्ड में बोलते हैं, है ना, देते हैं ना पैसा, वो चीज। अब देखो इसमें मेन चीज ये बोल रहे हैं कि मेंबर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनका कॉमन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होता है। बाकी सब चीज तो समझ में आ जाएगा कि रूलर बोला जो वो सब चीज समझ में आए, कॉमन प्रॉपर्टी भी समझ में आए, लेकिन कॉमन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन मेंबर ऑफ द फैमिली है, members of the family have common production and consumption। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, बनाना, ठीक है। और कंजप्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज का यूटिलाइजेशन।
कंज्यूम करना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैमिली है उनके मेंबर्स को क्या बोला, मेंबर ऑफ द फैमिली हैव कॉमन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मतलब कि ये कि ऑलमोस्ट अगर आप जॉइंट फैमिली में देखोगे तो उनका कामकाज जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान। मतलब एक फैमिली अगर मान लो सपोज किसी की डेयरी की शॉप है सपोज, तो क्या होता है ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, वो डेयरी में ही काम करते हैं। फार्मर है तो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट लोग फार्मिंग करते हैं, देखा हुआ है ना आप सबका, ठीक है। तो देखो वो कॉमन प्रोडक्शन है, मतलब क्या कि सोर्स जो है वो एक ही जगह से, और कंजप्शन मतलब क्या, कंज्यूम भी सब क्या कर रहे हैं, एक बराबर से कर। बात समझ रहे? खाने का नहीं बोल रहे हैं कि कौन कितना सब एक समान खाएंगे, वैसा नहीं बोल रहे। कंजप्शन से मीनिंग की जो मटेरियलिस्टिक थिंग है, चीजें जो है, सामान जो है, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रहा है कि क्यों बोला उसको, कि इस चीज को अभी मैं आगे और लूंगी, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। कि मेंबर ऑफ द फैमिली हैव कॉमन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। बात समझ में आई? जॉइंट फैमिली के आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट? रंजिता, सनी, जागृत, राशि, अंकित, जी मैम। सबको समझ में आया? चलो चलो, अब मेरे को एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग बता दो। हाँ, 1.5x ऑन, चलो बोलो। वेरी गुड। दूसरा, ठीक है। तीसरा, सभी काम समान होते हैं। चौथा, कॉमन प्रोडक्शन, गुड। पांचवा, और भी तो मानने की खुद की तरह होती है, वो समान होते हैं। क्या बात है, 1.5x ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं किसमें, एडवांटेजेस में, कि जॉइंट फैमिली में रहने का एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली क्या है, आप बताइए वापस से। चलो बताओ क्या है। जॉइंट फैमिली में अगर रहते हैं तो उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस की बात बाद में करेंगे। पहले बताओ क्या है एडवांटेज, सोचो, सोचने का मौका दिया, सोचिए। कोई भी समस्या आती है तो दोनों लोग एक साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहते, ठीक है। और इमोशनल हो गया, और कुछ? देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैंने क्या बोला था, हेड ऑफ द फैमिली इज द एब्सोल्यूट रूलर, ठीक है। वो ही सबको गाइड करते हैं। अब बताओ, एक फैमिली में आप रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे लोग जो है वो सब डिफरेंट है, सबके जो आइडियोलॉजीज हो सकते हैं, सोचने का जो तरीका हो सकता है वो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एक बच्चा क्या सीखता है, क्या सीखेगा, टॉलरेट करने, हाँ टॉलरेट करने की क्षमता। टॉलरेट मतलब क्या, सहनशीलता, हाँ, कि भले ही उनका जो है वो आइडियोलॉजी हमसे अलग हो सकता है बट स्टिल वी रिस्पेक्ट देम। बात सही है कि भले उनकी आइडियोलॉजी जो है वो हमसे अलग हो सकती है, सोचने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन हम उनका सम्मान उतना ही करते हैं। बात समझ में आ रही? तो पहला एडवांटेज क्या हुआ कि बच्चे में जो डिसिप्लिन है ना, जो टॉलरेट करने की जो भावना है, वो कहाँ से आती है, एक जॉइंट फैमिली से आती है। बात समझ में आई? क्योंकि जितने अलग अलग लोग रहेंगे उन लोग का आइडियोलॉजी, उनके सोचने का तरीका, सब चीज क्या होगा, बिहेवियर इवन क्या होगा, अलग रहेगा। तो उससे जो बच्चा है वो क्या सीखेगा, टॉलरेट करने की क्षमता, डिसिप्लिन सीखेगा। बात हो गई। अब दूसरा बढ़ता है, हमने क्या बोला था कैरेक्टरिस्टिक में कि उनका कॉमन रेसिडेंस होता है। कॉमन रेसिडेंस हो रहा है मतलब कि क्या, कि उनका जो फ्रेगमेंटेड नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं। बात समझ में? तो वो भी तो एक एडवांटेज हुआ ना, कि जगह जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, नो हिस्सा एंड नो बंटवारा, ठीक है। तो दूसरी चीज ये होगा। तीसरा चीज ये है, हाँ बोलिए। सेकंड पॉइंट को एक बार बताइए ना, वॉइस क्लियर नहीं था तो समझ नहीं पाया। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो,
दूसरा पॉइंट ये था कि लैंड और प्रॉपर्टी का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, मतलब क्योंकि ये कॉमन रेसिडेंस होता है तो जॉइंट फैमिली का ये है कि एक घर है, एक घर में क्या होते हैं, सब लोग रहते हैं, उसमें हिस्सा और बंटवारा का कंसेप्ट देखो, वो सब चीज जो है आपको, ये सब चीज जो है वो इन जनरल में बता रहे हैं, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर इशू को लेकर नहीं बैठ जाने की घर की जॉइंट फैमिली में तो हिस्से बंटवारे होते हैं, वो बात की बात है और वो सबका अपना अपना क्या है, पर्सनल अफेयर है, हमको उसमें नहीं जाना है। हम किसकी बात करें, इन जनरल बात समझ में। तो फिर बोलते हैं लैंड का फ्रेगमेंटेशन वहां पे क्या होता है, नहीं होता, एक कॉमन लैंड रहता है, एक कॉमन रेसिडेंस होता है। नंदनी समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ क्या करता है, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करता है, देता है। तो किसी इंसान की कैपेबिलिटी कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी नीड्स जो है वो हर कोई, एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उसकी पूरी नीड्स क्या होती है, पूरी होती है, फुलफिल होती है, नहीं होती। तो ये भी उसका क्या हुआ, एक एडवांटेजेस, कि भले ही कोई इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अर्न करता है, लेकिन उसकी जो नीड्स है, उसकी जरूरतें जो है वो कौन पूरा करता है, एक संयुक्त परिवार। समझ में आया? अब देखो फिर उसके बाद क्या होता है, देखो और जो कॉमन रेसिडेंस था उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि एक तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, दूसरा चीज ये कि रेंट वेंट के पैसे नहीं लगते थे। बात सही है, एक्सपेंस नहीं होगा ना, रेंट वेंट के पैसे नहीं लगेंगे, तो जो भी होगा वो आपकी सेविंग्स में आएगा। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडवांटेजेस जॉइंट फैमिली का। समझ में आया? क्या बोले, समझ में आ गया कि एडवांटेजेस होता क्या है जॉइंट फैमिली का, क्या ये समझ में आ गया? जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपको क्या करना है, उसी से उसको रिलेट कर देना। क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं उसके थोड़े से डिसएडवांटेज, क्योंकि ये हमको पढ़ना है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको हर एक एस्पेक्ट लेके चलना रहता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो बताओ इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? बताओ। बताइए। हाँ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और सोचो जो भी तुम्हारे दिमाग में होगा या मन में होगा मेरे कानों तक आना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स की क्या है भाई डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। राशि बताओ, राशि, जागृत, नंदिनी, रंजिता। मैम इसमें कंट्रोल होता है हेड ऑफ द फैमिली का। हाँ गुड गुड। श्रृंखला बताओ और कुछ। पर्सनल स्पेस नहीं रहता है वेरी गुड, प्राइवेसी का प्रॉब्लम। ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको जब भी पूछ रहे हैं तो आपको खुद से भी जवाब देना है। ठीक है, नाम बोलने से काफी अच्छा है कि आप ही खुद हमें बोल ले। चलो बताओ, दो तो हमको मिल गया कि हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो एब्सोल्यूट रूलर होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्थोडॉक्सी आ जाती है, मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी। ठीक है, विचारधारा में मतभेद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। दूसरा ये कि प्राइवेसी नहीं मिल पाती है ना, प्राइवेसी नहीं मिल पाती। अब उसको डिफाइन करने की जरूरत है क्या कि प्राइवेसी कैसे नहीं मिल पाती है, क्या नहीं मिल पाती। सबको पता है ना प्राइवेसी नहीं मिल पाती मतलब क्या, सबके अपने अपने पर्सनल अफेयर्स की प्राइवेसी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं कि जॉइंट फैमिली मेक्स इनिशिएटिव्स, मतलब क्या, इनिशिएटिव्स नहीं होते जॉइंट फैमिली, कैसे इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि एक कॉमन परंपराएं चली आ रही है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में है तो वो उसी प्रोफेशन को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। वहां पे इनिशिएटिव कुछ अलग से लाना, कुछ हटके करने की जो क्षमता या फिर ताकत होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है। देखना जैसे अगर मान लो कोई घर है, कोई जॉइंट फैमिली है जिनका काम किसका है, हाँ सोने चांदी, सपोज, ठीक है, गोल्ड वगैरह का है, तो अगर गोल्ड वगैरह का काम
ठीक है, तो वहां पे देखना जो उनके बच्चे भी रहेंगे वो ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो भी कहाँ बैठेंगे, उनकी दुकान पे बैठे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होता है, जॉइंट फैमिली लेट्स इनिशिएटिव, मतलब कुछ अलग करना। ये इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, वापस से पर्सनल अफेयर्स पर नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, आपको पता चल गया? Yes, ma'am. आगे बढ़े, किसी को कुछ डाउट? चलो, पहले हमने क्या पढ़ लिया, जॉइंट फैमिली होती क्या है। दूसरा हमने पढ़ा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी जॉइंट फैमिली पढ़े, उसके एडवांटेज देख लिया, उसके डिसएडवांटेज देख लिया। अब बताओ कि फ्यूचर ऑफ जॉइंट फैमिली, या फिर अगर मैं तुमसे क्वेश्चन, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, पहला तो ये हो गया था, और क्या हो गया, बताओ भाई, नेटवर्क स्लो है क्या तुम्हारा, तो बताइए फिर। डिटॉल का एड देखा है? डिटॉल के एड में क्या बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो कि घर जो है आसपास रहते हैं, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली जो है एक, जैसे सपोज मान लो 2 सन, सपोज ठीक है 2 सन है, तो जो जॉइंट फैमिली में जैसे कि मान लो ग्रैंडफादर है, मतलब दादा, वो जो है बड़े बड़ी के साथ में रहने देते, कभी कभी छोटी बड़ी पास रहते हैं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो उसमें क्या नहीं, मतलब दोनों फैमिली में नहीं आते, एक ही पास रह जाता है परिवार को, लेकिन एक में नहीं रहता। हाँ, तो बेटा वो भी तो फिर जॉइंट फैमिली में है, लेकिन दो लोग एक साथ रहे, मतलब 2 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं, 2 कैंटीन भी हो सकता है, ग्रैंडफादर है, ठीक है, फिर फादर है, उनके बच्चे होंगे, तो जॉइंट फैमिली तो बन गया वो भी। और जो अलग रह रहे हैं वो तो सिंगल फैमिली बन गई होगी। सिंगल फैमिली का कंसेप्ट क्या था, ये आप बोलना क्या चाह रहे थे, मैं नहीं समझ पा रही एक्चुअली, किस वे में बोल रहे हैं वो बताओ। जॉइंट फैमिली में मुझे होता है, हाँ हाँ हाँ, तो उसको क्या होता है, वो एक ही फैमिली की तरह चलता है, हाँ ओके, मैं उनका भाव हो जाएगा, हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, वो तो फिर जॉइंट फैमिली रही ही नहीं, वो तो सिंगल फैमिली हो गई। अगर वहां पे डोमिनेंस ही नहीं है किसी का, तो सिंगल फैमिली हो गई ना। मतलब देखो, जो ग्रैंडफादर है उनका इन्फ्लुएंस दूसरी फैमिली में नहीं है, ऐसा बोलो ना, है ना, नहीं है उनका इन्फ्लुएंस वहां पर, ठीक है, लेकिन तब तो वो अलग ही हो गए, तो सेपरेट ही हो गए ना, उनका बात मानने में कुछ कर रहे हैं, वो तो अलग ही रह रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रैंडफादर है कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है, रहता ही है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं, रहने नहीं देना, बताओ किस वे में बोल रहे, वहां तक क्या हम समझ गए, आगे तो उसमें क्वेश्चन क्या, मुझे तो क्वेश्चन ही नजर आ रहा एक्चुअली। ठीक है, कल तक बता, ठीक है, कि मेन क्वेश्चन क्या, कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जो भी तुम्हारे दिमाग में हो बोलो, सो दैट हमारा भी कंसेप्ट क्लियर है आपका भी, ठीक है। चलो, कल बता देना अपना क्वेश्चन, चलेगा, या लास्ट तक भी अगर आए तो मुझे बता दो, ठीक है। अब बताओ फ्यूचर ऑफ जॉइंट फैमिली, अभी बात कर रहे थे कि हम क्या हो गए, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ में आ रहे। पहले जो है जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, लेकिन अब किसका कंसेप्ट हो गया, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, मतलब क्या, देखो तुमको जब बताया था फैमिली के बारे में कि फैमिली क्या होती है, कि भैया वो एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों देती है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, हर चीज जो है वो बच्चा, हाँ, स्पेशलाइज स्कूल में जाता है, स्पेशलाइज स्कूल रहती है उसकी हर एक टीचिंग के लिए,
ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कि थोड़ा मतलब पहले तो क्या था कि पेरेंट्स ही जो है वो सिखाते थे चीजों को, ऑलमोस्ट चीजों को, लेकिन अब जो है वो खुद की वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस चीज की फील्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब जो है जो एजुकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले अगर आपकी मदर पढ़ाती होती तो आजकल हर चीज ट्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, तो ये क्या हुआ कि चेंजेस आए नहीं आए। बेसिक एजुकेशन की बात नहीं है, ये हाई लेवल की एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात, कि जैसे जैसे फील्ड अलग होते जाएंगे तो हो सकता है कि पेरेंट्स केपेबल ना हो पढ़ाने के लिए, तो उनको जो है भेजना पड़ता है बच्चों को बाहर की तरफ। बात समझ में आए? हाँ, तो ये भी एक प्रकार का चेंजेस है नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि पहले एग्रीकल्चर में कैसे होता था, पहले अगर एग्रीकल्चर होता था तो जो इंसानों का जो काम है वो जरूरत से ज्यादा होता था, ठीक है। एक फील्ड में जो है एक फैमिली के पूरे मेंबर्स ऑलमोस्ट लोग क्या करते थे, काम करते थे। अब क्या हो गया है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्या हो गया, मशीनरीज आ गई है, ट्रैक्टर्स आ गए, देखो सबको एक चीज से समझाएंगे। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या था, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम आ गए। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब क्या, अभी बताया कि पहले जो स्किल्स थी वो काफी अलग थी, अभी जो है वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस होने की वजह से स्किल्स क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। इसीलिए पहले अगर पूरा चीज अगर आपके पेरेंट्स पढ़ाते थे तो अब कहीं ना कहीं आपको क्या लगती है, ट्यूशंस लगती है। बात समझ में? अब उसके बाद क्या है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि पहले अगर एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, एक फैमिली के जो मेंबर्स रहते थे वो खुद से जाते थे काम करने के हर चीज, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैकेनाइजेशन, अब मशीन्स आ गए। मशीन्स आने की वजह से अगर पहले 4 लोग रहते थे फैमिली में और अगर सपोज तो सबके सब उस फील्ड में जाते तो अब जरूरत नहीं है 4 लोगों की जाने। हाँ, अब जो है वो दूसरा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ मशीन। मशीन अगर आगे तो वहां के लोग निकल सकते हैं, बाहर के दूसरा काम कर सकते हैं। तो यही क्या हुआ, इंक्रीज मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मोबाइल होना मतलब क्या है, चलना या फिरना, या एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल करना। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को अगर आप एग्जांपल के रूप में दो तो क्या होगा, इंक्रीज मोबिलिटी, कि लोग जो है वो गांव से शहर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगर वो शहर की तरफ आ गए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स, मतलब क्या, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा तो कल्चर है क्या, रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता है रोकने टोकने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी ज्वाइंट फैमिलीज का जो है डाउनफॉल हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहले अगर जो हेड रहते थे वो आपकी क्या रहते थे, एब्सोल्यूट रूलर रहते थे। तो अब अगर वो एज ए सिंगल फैमिली में रह रहे हैं या फिर वो अकेले पढ़ने के रूप में आए हैं, ठीक है, या फिर कोई पूरी फैमिली चाह गई, तो वहां पे रोकने टोकने का कल्चर अब खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इंक्रीज मोबिलिटी मतलब क्या होता था कि रूरल से अर्बन की तरफ आना। मैंने आपको बताया कि मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन अभी आपको विजिबल नहीं है, विजिबल है मैम। चलो ठीक है। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। तो देखो इंक्रीज मोबिलिटी का मतलब समझ आया आपको? हाँ, कोई डाउट है किसी को? थोड़ा हंसता हुआ चेहरा लेकर आए सो दैट आई कैन नो कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट, समझ में आया, रोकने टोकने का कल्चर हम है,
ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, मशीन सब आ गई, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, यहीं पर आपका टॉपिक फैमिली समाप्त होता है। ना एक बच्चा, चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फैमिली, मतलब क्या हुआ, सेम यही सब चीजें हैं। देखो पहले बताते हैं, पहले क्या होता था कि जो बच्चे जो रहते हैं, इसमें जॉइंट फैमिली नहीं बोल रहे हैं, सिंगल फैमिली नहीं, एज अ होल फैमिली, क्या क्या चेंजेस आ गए भैया। पहले तो सेम वही जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर हो गए। देखो पहले जो बड़े लोग रहते थे वो क्या करते थे, स्टोरीज वगैरह सुनाने का काम, है ना, कुछ टेल सुनाने का काम, कुछ स्टोरी सुनाने का काम। अब आज जो है वो बच्चा क्या दिखता है, हाँ अब किसका कल्चर आ गया है, यूट्यूब का, खाना खा रहे हैं तो दिखाएंगे क्या, छोटा भी, हाँ आगे। तो अब ये जो कल्चर है, पहले जो इंटरेक्शन पर्सनल हुआ करता था, है ना, जो पहले के जो बॉन्ड्स हुए करते थे, वो अब कहीं ना कहीं क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब वर्चुअल कल्चर ज्यादा आ गया। अगर एक ही रूम में पूरे फैमिली मेंबर्स भी बैठे हैं तो भी क्या हो जाता है, फोन का यूज ज्यादा रहता है, नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न फैमिलीज की कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है कि वो मोर और लेस पेरेंटिंग का हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो पेरेंटिंग में आ जाएगा ना। आप एक पर्टिकुलर उसको नहीं ले सकते, चाइल्ड को वो उसमें कर सकते हो कि हाँ रेयरिंग और केयरिंग जो पहले किया जाती थी, है ना, वो आप पूरे तरीके से क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गई है, बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था, क्या बताया था, अभी बताया ना, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि पहले अगर पूरा चीज आपका आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली को कोई मेंबर पढ़ाता था, तो अब जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्पेशलाइज स्कूल की जरूरत है, ट्यूशनिंग की जरूरत आपको पड़ रही है। एक मैंने बोला था कि जॉइंट फैमिली मेंबर है कॉमन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो अब जो फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करती है, प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट आउट। यहाँ पे लोगों का डिस्टेंस नहीं है तो वो अपने हिसाब से अपना रूम बनकर वो काम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, और फिर क्या होता है कि पैसे भिजवाने का देता है, पैसे भिजवाते हैं ना कि कहीं और काम करे, लेकिन कोई हमारा विलेज में है तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे को भिजवा देते हैं, तो वो हो गया। तो क्या हो रहा है, कंजम्पशन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या आप लोग को समझ में आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. नंदिनी, रंजिता, राशि, जागृत, अंकित, Yes, ma'am. मिथिला, आप सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो सब टॉपिक है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर वो आपको पढ़ना है क्या, मैरिज। ठीक है, अब मैरिज क्या होता है, ठीक है, और कुछ क्या है, विवाह, मैरिज, व्हाट इज इट? हाँ है तो सोशल इंस्टीट्यूशन, और बोल दो। ठीक है, और कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, दो परिवारों का मिलन। ठीक है, और कुछ, बोलो। क्या बोल सकती हूँ कि जो मैरिज है वो हाँ सोशली अप्रूव्ड रहता है, सोशली अप्रूव्ड से मतलब क्या, समाज के द्वारा अप्रूव्ड है, एक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, कस्टम्स और लॉज, रीति और रिवाज फॉलो होते नहीं होते। ठीक है, तो अगर मैरिज की बात करोगे तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो बात हमको पता है। ठीक है, दूसरा चीज ये कि वो जो है सोशली अप्रूव्ड होता है, रीति रिवाज के द्वारा वो सेंक्शन्ड होता है, मतलब रीति रिवाज के थ्रू मैरिज होता है। और साथ ही साथ मैरिज फ्यूज आर रियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली,
फैमिली के कंटिन्यूएशन के लिए, है ना, वंशावली जिसको बोलते हैं, वंश दर वंश बढ़ते जाए, ठीक है। तो मैरिज क्या होता है इसमें, व्हाट इज मैरिज, ठीक है, जो आपका पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके, है ना। तो अगर मैरिज का एक डेफिनेशन बोलो तो क्या है, ये जो है सोशली अप्रूव्ड है, ठीक है, कस्टम और लॉस मतलब रीति और रिवाज के द्वारा, कहीं ना कहीं तो क्या है, रीति और रिवाज से हुई आपकी क्या हुई है, मैरिज। और तीसरा चीज ये कि वो कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली के लिए जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ मैरिज। सेम वही चीज जो मैंने आपको बताया था, पांचवा पॉइंट किसका, जो अभी अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्स, लास्ट वाले में जाओ, मोनोगैमस और पॉलीगैमस। मोनोगैमस मतलब क्या होता था, एक हस्बैंड एक वाइफ, तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज में भी वही होता है, मोनोगैमस और पॉलीगैमस। मोनोगैमस मतलब अगर एक मैन या वुमेन की शादी, है ना, मतलब एक हस्बैंड का एक वाइफ का एक हस्बैंड, वो क्या हो जाएगा, मोनोगैमस। और वहीं में पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी आपको दो चीज बताई थी। अगर वो पॉलीएंड्री है इसका मतलब क्या था, हाँ, एक विमेन और बहुत सारे मेन, ठीक है। और पॉलीगाइनी मतलब क्या था, जस्ट अपोजिट, समझ में आ गया था। तो यही आपके क्या है, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। क्या बोर्ड विजिबल है आपको? मैम अभी आप लिख रहे हैं क्या, क्योंकि बोर्ड में कुछ लिखा नहीं दिख रहा है। एक्चुअली अभी हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, हाँ तो ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अभी बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। ओके। तो अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो प्लीज बोल देना, क्योंकि अभी शायद ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू होगी, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है। तो मैरिज क्या आपको बता दिया था कि क्या है मैरिज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया क्या है मैरिज? नंदिनी, रंजिता, श्रृंखला, Yes, ma'am. ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आपको बताया क्या, फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मोनोगैमस और पॉलीगैमस, जो अभी हम रिसेंटली पढ़े हैं। किसमें पढ़े, टाइप्स ऑफ फैमिली में पढ़े थे, वही आपके फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या है, मोनोगैमस और पॉलीगैमस, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, अब आइए इसमें रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स ऑफ मैरिज में, मैरिज के रूल्स, एक होता है क्या, एक्सोगेमस, और दूसरा क्या होता है, मतलब एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। जो भी मैं बोल रही हूँ प्लीज आप उसको ध्यान से सुने, बोर्ड शायद आपको विजिबल ना हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. ठीक है। एक्सोगेमी और एंडोगेमी, एक्सो मतलब क्या होता है और एंडो, एक्सो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, मतलब कि ऐसा जो विद इन, ऐसा मैरिज जो विद इन स्पेसिफाइड ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कैसे समझोगे, मतलब एक ग्रुप है और एक ग्रुप के अंदर में ही शादी होनी है। गोत्र वगैरह का कंसेप्ट होता था कि एक ही गोत्र के अंदर में शादी करनी है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका एंडोगेमी, और एक्सोगेमी मतलब उस गोत्र में नहीं करना लेकिन कहीं दूसरे में, जैसे कि सेम सरनेम्स अगर हो जाते तो शादी कुछ में नहीं करते हैं ना, है ना, तो वो क्या हो जाएगा एक्सोगेमी, मतलब सेम सरनेम का के साथ में शादी नहीं होनी है, बाहर होनी है, वो क्या हुआ एक्सोगेमी। और एंडोगेमी मतलब अंदर सेम सरनेम में ही शादी, बात समझ में आई, हाँ। फॉर्म्स ऑफ मैरिज और रूल्स ऑफ मैरिज समझ में आया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आपको समझ में आया? मैम एंडोगेमी बता देंगे। देखो, एंडोगेमी वो मैरिज होती है जिसमें जो मैरिज है वो क्या होता है, एक स्पेसिफाइड ग्रुप में होता है। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, सपोज ऐसा होता है कि क्या होता है, सेम सरनेम के साथ में मैरिज होना। एग्जांपल है ये, लिख मत लेना अपने पेपर में, ठीक है। सेम सरनेम में अगर मैरिज हो रही है तो वो क्या होगी, एंडोगेमी। और अगर सेम सरनेम में मैरिज नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, एक्सोगेमी।
बात समझ में आई? Yes, ma'am. एंडोगेमी और एक्सो, एक्सो को बाहर याद रखना और एंडो को इनसाइड याद रखना। चलो बताओ अब ये जो हाँ रंजिता प्लीज अपना म्यूट करो माइक को। चलो अब क्या है, सिलेक्शन ऑफ मैरिज पार्टनर। मैरिज पार्टनर को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं? हाँ, जैसे कि पहला है लव मैरिज। लव मैरिज मतलब क्या है? इस तरह से कथा कहानी लाएंगे आपको, तो बताओ लव मैरिज मतलब क्या? जो मैरिज करने वाले होते हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं। हाँ कि हाँ ब्राइडल ग्रूम कौन होंगे, सबको पता है ना लव मैरिज क्या होती है, सबको पता है अरेंज मैरिज क्या होती है, क्या होती है? एक में फैमिली डिसाइड कर रही है कि आपका पार्टनर कौन होगा, वो होती है क्या? अरेंज मैरिज। और लव मैरिज जिसमें आपने ही सेलेक्ट कर लिया कि हमारा पार्टनर कौन होगा। ठीक है, तो दो पहले लिखो। सबसे पहला हेडिंग आप क्या डालोगे? सिलेक्शन ऑफ मैरिज पार्टनर्स। और ये सब चीज आपके नोट्स में एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहला है क्या? लव मैरिज। ठीक है, दूसरा है क्या? अरेंज मैरिज। सुनाई पड़ रहा है? नंदिनी, रंजिता, राशि एंड श्रृंखला। यस मैम। ठीक है, तो पहला लिख लिया आपने लव मैरिज, पता है सब क्या होता है। और दूसरा आपको लिखना है क्या? अरेंज मैरिज, सबको पता है वो क्या होता है। तीसरा लिखोगे मैरिज बाय एलोपमेंट। एलोपमेंट का स्पेलिंग बोले, ELOPEMENT, मैरिज बाय एलोपमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिपीट करना हो तो प्लीज बता दें। थर्ड फॉर्म है आपका मैरिज बाय एलोपमेंट। इसका मतलब क्या भैया? एक्चुअली जो उन्होंने बोला, ठीक है, वो जो फॉर्म ऑफ मैरिज होती है जिसमें विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट, मतलब पेरेंट ने आपको अनुमति नहीं दी है शादी करने, बट स्टिल आपने शादी किया है, उसको क्या बोलते हैं? मैरिज बाय एलोपमेंट। बात समझ में आई? बोलो दीदी। वो नहीं, हिंदी मत, वही होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है लेकिन आपने शादी कर ली है, उसको क्या बोलते हैं? मैरिज बाय एलोपमेंट। बात समझ में? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अब आता है मैरिज बाय कैप्चर। फोर्थ फॉर्म आप लिखेंगे मैरिज बाय कैप्चर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तीसरा लिख लिया क्या आपने? जी मैम। एलोपमेंट लिख लिया सबने? समझ में आ गया कि जिसमें पेरेंट्स का कंसेंट ना हो वो मैरिज को क्या बोलते हैं? मैरिज बाय एलोपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग कर शादी कर। ठीक है, चौथा होता है मैरिज बाय कैप्चर। कैप्चर मतलब क्या होता है? माइक म्यूट कर बेटा। हाँ ठीक है, कुछ अलग ही चल। मैरिज बाय कैप्चर मतलब क्या? और कुछ बोलो। सही समय में वीडियो बंद हुआ है। चलो, मैरिज बाय कैप्चर मतलब क्या? देखो पहले कैसे होता था कि जब लड़ाइयां होती थी, ठीक है, तो एक रहेंगे जो जीत जाएंगे और दूसरे रहेंगे जो क्या हो जाएंगे? डिफीट हो जाएंगे। तो जो जीते हुए जो राजा वगैरह रहते थे वो क्या करते थे? डिफीटेड जो राजा उनकी वाइफ्स को साथ में मैरिज कर लेते थे। तो ये होता है मैरिज बाय कैप्चर। समझ में आया? एक एग्जांपल दिया आपको कि ये होता है क्या? मैरिज बाय कैप्चर। और एक्चुअल में अगर आप कुछ कुछ ट्रेडिशंस में देखोगे तो ऐसा होता है। हाँ, छत्तीसगढ़ का अगर आप वो पढ़ोगे ट्राइबल का अपन वो पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं? मैरिज वगैरह कुछ, तो उसमें होता है मैंने पढ़ा हुआ कि कुछ कुछ प्रोसेस में होता है। एक बार आपने सर्च करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे पांचवा वो है क्या? प्रोबेशनरी मैरिज। फिफ्थ पॉइंट है आपका क्या? प्रोबेशनरी मैरिज। डिक्टेट कर रहे हैं PROBATIONARY।
प्रोबेशनरी मैरिज। सुनाई पड़ रहा है आप लोग को ऑनलाइन स्टूडेंट्स? श्रृंखला, राशि, रंजीता, नंदिनी। Yes, ma'am. ठीक है, पांचवा लिख लिया आपने, प्रोबेशनरी मैरिज। ठीक है, देखो क्या होती है प्रोबेशनरी मैरिज, बताओ भाई, मन की बात मन में ना रह जाए। से हाँ, एक्चुअल में ये कल्चर होता है, मैंने भी सुना है, अभी भी कैसा है, कुछ कल्चर रहता है जिसमें लड़का या लड़की फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सामने वाले के घर, सामने इन द सेंस लड़की या लड़के वाले के घर में जाकर रहते हैं, मोस्टली लड़के वाले के घर में जाकर रहते हैं, सो दैट वहाँ के कल्चर को वो पता कर ले कि कैसा है क्या है, ऐसे टाइप का। तो मतलब प्रोबेशनरी मैरिज मतलब एक ऐसा मैरिज जिसमें दोनों के बीच में क्या होता है, मैरिज होने से पहले एक पीरियड उनको दिया जाता है कि आप एक दूसरे को जान और पहचान लो, ठीक है, वो कंसेप्ट है। तो क्या 5 देख लिया आपने कि कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ मैरिज पार्टनर, ठीक है, देख लिया। पहला था आपका लव मैरिज, दूसरा था आपका अरेंज मैरिज, तीसरा था मैरिज बाय इलोपमेंट, मैरिज बाय कैप्चर, प्रोबेशनरी मैरिज, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या, मैरिज सिस्टम इन इंडिया। अब आपको पहले के सिस्टम को आज के सिस्टम से क्या करना है, कंपेयर करना है। चलो ये बहुत इजी है, सब कंपेयर करो, बताओ। हाँ ठीक है, वो तो इश्यूज में आ गई कि पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, ठीक है, और कुछ पहले के मैरिज में और आज के मैरिज में थोड़ा सा वो कर कंपैरिजन, डिफरेंशिएशन करो। मैम पहले मोस्टली अरेंज मैरिज होते थे। हाँ, अब मोस्टली लव मैरिजेस होती है, अरेंज कम लव मैरिजेस होती है, ठीक है। और पहले ऑनलाइन वालों को सुनने दो। दूसरा, रंजिता, नंदिनी, श्रृंखला कुछ बोल रहे हो, बताओ कि मैरिज का सिस्टम कैसे चेंज हुआ है। हाँ कुछ है, चलो सोचने का वक्त दे, इधर चालू करें। 1.5x मैम दहेज डाउरी पहले भी प्रेजेंट था, अभी भी लिटिल फॉर्म में हो, लेकिन होता है क्योंकि हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी डाउरी की केसेस अपन देखते हैं, ठीक है। और कुछ इश्यूज में मत जाओ बेटा प्लीज, इशू में मत जाओ, थोड़ा सा आप ट्रेंड्स में जाओ कि पहले कैसा होता था और अभी कैसा होता है। जैसे ये चीज ठीक है कि पहले जो है वो मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती थी, आजकल लव मैरिज, अरेंज कम लव मैरिज का इंटरकास्ट मैरिजेस भी होने लगे। और कुछ मैरिज कंटेंट, फिर वापस मन की बात मन में ना रह जाए, मेरे आने तक आए, ठीक है, कल से मन करना सीख कर। चलो बताओ क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राम शाम और इच्छा, ठीक है। और कुछ हाँ वो तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, ठीक है, कोर्ट मैरिज। और तामझाम में बोल दिया, कोर्ट मैरिज बोला, इंटरकास्ट मैरिज बोला, अरेंज कम लव मैरिज बोला, उससे आगे तो बढ़ो भाई, वही पे। हाँ ठीक है, रिलेशनशिप और कुछ मैरिज कम हुआ है। और कुछ मैम से अधिक करते थे। एक मिनट, आपकी आवाज इतनी ज्यादा कट पा रही है कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मतलब पहले एक से अधिक शादी करते थे। क्या बोला? मतलब पहले जब शादी होता था तो पत्नी एक से अधिक रखते थे। अच्छा, पॉलीगैमस और मोनोगैमस, ठीक है। और कुछ इससे मतलब है उनको सोचने का वक्त नहीं है क्योंकि आप डाइवर्ट होते हो, है ना। देखो भाई, पहले जो है मैरिज जो है वो एक सेक्रेट रिलीजन होता था, रिलीजन गलत हो गया सॉरी, एक हाँ सेक्रेट रिलीजन होता था, सही बोला कि पहले वो जो है बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता था, मैरिज के फॉर्म को बहुत पवित्र माना जाता था। लेकिन अब वो जो है वो कन्वीनियंस या फिर कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया,
बात समझ में आ रही है? पहले जो है वो फिक्स रहता था, आपकी एज लिमिट रहती थी, मतलब सॉरी एज रहता था कि इतने में आपकी शादी कर देनी है। अब क्या हो गया, वो चेंजेस आ गए हैं। तो पहले अगर वो पवित्र रिलेशनशिप माना जाता था, तो अब वो जो है चेंज होके एक कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में आप उसको मान सकते हो। सही है, ठीक है, पहला ये चीज। दूसरा क्या चीज, पहले अगर देखोगे तो ऐसा माना जाता था कि क्या बोलते हैं, सात जन्मों का रिश्ता, ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, कि जो आपका जो मैरिज है वो कभी भी टूट नहीं सकता है, वो इनडिसॉल्युबल है, वो टूट नहीं सकता है। लेकिन अब आप देखोगे तो डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा होने लगे हैं, ठीक है, तो सिंगल पेरेंट्स वाला, हाँ ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, दो चेंजेस तो हो गए, और क्या चेंजेस आए हैं? फिर तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हो ना कि पहले जो था वो क्या था कि पहले अरेंज मैरिजेस होती थी, लेकिन अब आजकल जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज होती है, अरेंज, लव, लव मैरिज, अरेंज कम लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, काफी चीजें होने लगी है, ठीक है। तो क्या तीन चेंजेस आपको देखने मिले मैरिज में? आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले कैसा होता था और आजकल कैसा होता है, हाँ। फिर बाकी जो उसकी पहले ऐसा रहता था, एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो कि पहले इतनी ज्यादा फैंसी शादियां नहीं होती, इसको क्या होता है, कंज्यूमरिज्म, ठीक है, कि इतनी ज्यादा फैंसी शादियां, इतना ताम झाम एंड डेकोरेशन वेकोरेशन कुछ नहीं होता था। आजकल सोफिस्टिकेशन ज्यादा बढ़ गया है, दिखावा बढ़ गया है। इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, बस मैंने तुमको बताया, ठीक है। अब देखो, तीन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हो चुके हैं आपके। पहला था एजुकेशन, दूसरा था फैमिली, तीसरा था मैरिज। अब जो आपको बताऊंगी वो क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, इसीलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिखो भैया, फोर्थ एजेंट में लिखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किनशिप, KINSHIP, किनशिप। लिख लिया नंदिनी, रंजीता, राशि और Yes, ma'am. श्रेष्ठा? यस मैम। ठीक है, किनशिप का मतलब अगर हिंदी में आपको बताऊं तो उसका मतलब रिश्तेदारी या फिर नातेदारी, ठीक है। रिश्तेदारी मतलब क्या, मतलब जो भी रिलेशनशिप, ठीक है, एक फैमिली में एग्जिस्ट करता है, या जैसे ही आप बॉर्न होते हैं आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स कौन है, आपका भाई कौन है ना, आपके ग्रैंडफादर कौन है। तो ये सब क्या है, किनशिप, ये क्या है, रिश्तेदारी है, कि हमारा एक इंडिविजुअल का जो भी रिलेशनशिप होता है उसके फैमिली मेंबर्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं, किनशिप। डिसेंट तुमको बताया अभी, DESCENT, क्या बताया था, डिसेंट, लिनेज, डिसेंट एक ही है, मतलब तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे सिस्टर के साथ में क्या है, उसको क्या बोलते हैं तुम, डिसेंट। तो देखो ये जो रिश्तेदार है वापस से दो फॉर्म से आ सकती है, कैसे, या तो सिस्टर के थ्रू आएगी या तो आपके मैरिज के थ्रू आएगी, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशनशिप सेम है, खून का रिश्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है अगर, तो वैसे भी आपकी रिश्तेदारी आ जाएगी, जैसे भाई बहन, है ना। और बाकी एक आती है कैसे, आपके मैरिज के थ्रू। तो अभी क्या पढ़े थे, कंजुगल और कंसेंगुइनल पढ़े थे आप, ठीक है। तो आपका क्या आया था क्वेश्चन कि डिफाइन करो किनशिप को, और किनशिप का डिसेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्वेश्चंस कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आज बहुत चला गया। किनशिप का डिसेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप, तो क्या बता सकते हो क्या रिलेशनशिप है, कि किनशिप या फिर रिश्तेदारी जो है वो दो चीजों से आ रही है, या तो आपके ब्लड के थ्रू आएगी ब्लड रिलेशनशिप, या तो आपके मैरिज। तो डिसेंट अगर आ गया उसका मतलब एक इंडिविजुअल का जो भी कनेक्शन होता है उसके एंसेस्टर के साथ, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो, ठीक है, ऊपर बोलते हैं अपन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट। तो क्या आपको किनशिप और डिसेंट दोनों का मतलब समझ में आया? आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आया किनशिप रिश्तेदारी और डिसेंट क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, लीनेज, वंश। चार, नंदिनी, रंजिता, राशि, श्रृंखला समझ में आया आप लोग को? यस मैम। आगे बढ़े, देखो एक लास्ट है आपका क्या, फेमिनिज्म। क्या होता है भैया फेमिनिज्म? फेमिनिज्म का स्पेलिंग बोल रहे हैं, FEMINISM, फेमिनिज्म मतलब क्या, क्या होता है फेमिनिज्म? सभा शांत होते हुए
तो भाई बोलिए। मैम जिसमें मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सोशल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। वेरी गुड, यही जो उसने बोला है वही मैंने डेफिनेशन नोट्स में दिया। तो देखो राशि गुड, ठीक है। तो देखो फेमिनिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हर जगह में समानता किसका, मेल और विमेन के बीच में, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बिलीफ सिस्टम होता है या फिर ये जो सोचने के तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म। बात समझ में आई? क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में आया था सिर्फ इतना, व्हाट इज फेमिनिज्म, इसीलिए बता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या, सोशलाइजेशन। समझ में आया रंजीता, नंदिनी, राशि, श्रृंखला? यस मैम। अब देखो एक बार मैं आपको रिकैप करवा रही हूँ पूरे चीज का। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोशलाइजेशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करूंगी तो बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी और रीसोशियलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मैंने आपको 3 थ्योरीज बताई थी, हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट, ग्लास वाली बताई थी, लुकिंग ग्लास, और थर्ड कौन सी थी, साइको एनालिटिक, सिगमंड फ्रूड की थी, हाँ, याद करना, याद है। फिर उसके बाद क्या था, इंपॉर्टेंस बताया। मेन आपको पढ़ना था क्या, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। पहला आपने एजुकेशन पढ़ लिया, दूसरा आपने फैमिली पढ़ लिया, मैरिज डन। फिर उसके बाद क्या बताया आपको, किनशिप बताया, डिसेंट बताया, और साथ ही साथ आपका फेमिनिज्म का कंसेप्ट बताया। बात समझ में आ रही? देखो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नेक्स्ट क्लास में लेना? हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में ही लेने वाले हैं, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं आपको। उसके भी क्योंकि 4 पार्ट आपको पढ़ना है, रिलीजन, पुरुषार्थ, आश्रम और एक और कुछ है, वर्ण, 4 चीज पढ़ने हैं, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन भी ले लो, ठीक है। क्या है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन? इंडोलॉजी सुनिए, INDOLOGY, इंडोलॉजी। सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या है इंडोलॉजी, मतलब क्या होता है? इंडो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है। इंडोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी पुराने टेक्स्ट हैं, जितने भी आपके एंशिएंट टेक्स्ट जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, वेद है, पुराण, तो इन सबको जो पढ़ना रहता है, इन सबकी जो पढ़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोलॉजी। तो देखो जो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक नाम आता है क्या, कोई पढ़ा? अच्छा इसको तो मैंने नोट्स ही नहीं भेजा। एक नाम आता है क्या, पंडरीनाथ एच प्रभु। क्या बोला, पंडरीनाथ एच प्रभु। उनकी ही बुक है क्या, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बोलते हैं कि ये जो इंडोलॉजी है, इंडोलॉजी मतलब क्या, कि एशियन टेक्स्ट को पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं, इंडोलॉजी बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जो पुराने जो लेसन है हमारे, है ना, पुराने जो एशियन टाइम में जो भी चीजें या जो भी फिनोमेना हो चुका है वो हमारे लिए एज अ क्वेश्चन के रूप में काम आएंगे हमारे, मतलब भगवत गीता सुना, ठीक है। तो उसमें देखना जो उसमें बहुत सारे कोट्स रहते हैं, फिर बहुत सारी समरीज रहती है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके आज के रियल लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा काम आती है, आती नहीं आती, वो एक प्रकार की क्या वाली है, लेसन है जो वो बोलते हैं, ठीक है। वो क्या लेसन है जो कि हमारे फ्यूचर लाइफ में, भले वो बनी बहुत टाइम हो गया, वो एक बहुत पुरानी एंशिएंट टेक्स्ट हो सकती है, लेकिन वो जो है एज अ लेसन काम करती है हमारे आज के लिए। हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो एंशिएंट टेक्स्ट, कुछ पढ़ते हो जो हमारे महाभारत पढ़ा हुआ है या फिर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, लेसन देता है, देता है नहीं देता, ठीक है। तो वही चीज के बारे में वो बोल रहे हैं कि जो एंशिएंट टेक्स्ट है, एंशिएंट टेक्स्ट जो लेसन्स है, जो सीख वहां पे दी हुई है, तो हमारे आज के लिए क्या है, एज अ क्वेश्चन के रूप में हम काम कर सकते हैं कि पुराने काल में जो हुआ है वो आज के काल में ना दोहराया जाए।
अब ये जो नाम बोला मैंने, पंडरीनाथ एच प्रभु,